गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सबको भाई? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। यस सर। राहुल मलिक क्या करते हैं? सर मैंने बीटेक की है और सिविल से बीटेक की है अच्छा। और एमटेक की है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से और अभी कनाडा से मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया। तो अभी फील्ड चेंज कर दिया आपने टोटल है? तीन तीन रास्ते बदल दिए? नहीं सर, दो रास्ते बदले हैं मैंने, क्या हुआ? सेकंड रास्ता ये था। क्या हुआ, खैरियत? हाँ जी। तो उसमें स्कोप नजर नहीं आया क्या? नहीं सर, काफी रिलेटिव्स थे इसमें साइबर सिक्योरिटी में, तो उन्होंने कहा कि ये फील्ड अच्छी है तो इसमें जाके कुछ करो। फील्ड तो सारी अच्छी हैं, मसला ये है कि हिंदुस्तान में हर एक फील्ड पर जॉब अवेलेबल नहीं है, ये दिक्कत की बात है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये कम अभी ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी का काफी चल रहा है। हाँ हाँ, साइबर सिक्योरिटी के लिए बेसिक कोर्स ज़रूरी है, सीसीएनए, उसके बाद जा सकते हैं आगे। हाँ जी सर, तभी फिर मैं चलो ट्राई करते हैं एक बार, क्यों नहीं। ठीक ठीक है, करना चाहिए। भूपेंद्र आप क्या करते हैं भाई? हाँ जी सर। भूपेंद्र आप क्या करते हैं, भूपेंद्र सिंह? सर मैं अकाउंटिंग साइड से हूँ। मैं भी फील्ड चेंज करने का सोच रहा हूँ। और वैसे मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, हम्म। उतनी नहीं जितना एक आईटी ग्रेजुएट के पास होती है, बट अच्छा। थोड़ी बहुत मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। ठीक। जैसे मैंने सी भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आईटी से हम्म। मेरा समझ लेता हूँ मैं जल्दी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है, प्रितपाल क्या नाम है? PRIT, प्रितपाल। हाँ जी। जी जी, क्या करते हैं? सर मैंने मास्टर्स की हुई है वायरलेस कम्युनिकेशन में, और टीचिंग थी। टीचिंग के लिए थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी कॉलेज में। तो अभी मतलब उसी लाइन में मैं आगे जाना चाहती हूँ, मतलब आईटी में मूव कर। चलिए। कौन रह गया? कमलदीप साहब रह गए, कमलदीप सिंह जी। हाँ जी सर। सर मैं आईटी में ही हूँ अभी। अच्छा। और मेरा जो मेन जो मेरा काम था आईटी में, वो वॉइस ओवर आईपी का था। तो अभी मैं एसडी वैन और सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं सीसीएनए से मतलब राउटिंग स्विचिंग और बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। जब एक जगह रिस्क ना मिले तो फिर दूसरी जगह मूव कर जाना चाहिए, अक्लमंद लोगों की यही निशानी है। अच्छा किया। मेरे बारे में किसी से रेफरेंस मिला या इंटरनेट पे देखा? सर आपके बारे में मेरा एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है मेरा, पवन मनचंदा। उस उन्होंने आई थिंक आज से कुछ 12 13 13 14 साल पहले ट्रेनिंग ली थी आपसे। हम्म। तो उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। अच्छा और मैं, भूपिंदर और प्रितपाल, हम एक ही घर से हमने ज्वाइन किया हुआ है, अलग अलग पीसी से। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ अच्छा। जी सर। चलिए, देखिए, फील्ड जो है चूज की है, फील्ड तो अच्छी है, जॉब भी आसानी से मिलती हैं, लेकिन इस फील्ड के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, हार्ड वर्किंग नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर ये फील्ड अच्छी नहीं है। क्योंकि इसमें हर 6 महीने में आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपने देख लिया, किसी मेरे दोस्त ने, कुलीग ने, घर वालों ने किया, एंड ही एंड शी इज डूइंग वेल, तो मैं भी कर लूंगा या कर लूंगी, तो फिर ऐसा नहीं होता है। इसमें पढ़ना पड़ेगा आगे। बात समझ में आ रही है? हर 6 7 महीने में यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, किसी से पढ़ें या खुद पढ़ें। टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही हैं काफी। पहली कड़ी उसकी सीसीएनई है। आज की जो करंट डिमांड है, मेरा प्रोफाइल पढ़ लिया होगा सबने? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है मेरी? जी सर। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, मेरा प्रोफाइल सबने पढ़ लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की जो फील्ड है करंट, उसमें जो कोर्सेज हैं, सीसीएनए तो बेसिक स्टेप हो गया। सीसीएनए के बाद अगर कोई जाना चाहता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पता करेंगे तो वो आपको सीसीएनए का पहले ही दिन से सिक्योरिटी में मूव कर देगा, जो कि सही नहीं है। तो जनरली मेरे पास रेफरेंस के थ्रू आते हैं, और गाइड करना ज़रूरी है कि कौन सा ट्रैक कैसे चूज करने का है।
CCNA अगर आपने एक अल्टीमेट तरीके से कर लिया जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप सिक्योरिटी में एंटर करने की कोशिश करें। और अगर आपने उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ाया, यानी कहने का मतलब ये कि मैंने 200-250 पेज आपके भरवाए, मैंने आपको लिखवाया सारा, और आपने मेमोराइज नहीं किया, ऑन टिप्स नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है सिक्योरिटी में मूव करना। तो इसके बाद दूसरा जो पेपर है वो आपने पढ़ना है CCNP का। और CCNP में के अंदर जो पढ़ना है आपने, वो राउट वाला पेपर पढ़ना है जिसको इंटरप्राइज बोलते हैं। इन दोनों के करने के बाद अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी में मूव करना चाहता है तो सिक्योरिटी में जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, कोविड जब हुआ था तो एट द टाइम ऑफ द कोविड, उस टाइम पर एक कोर्स जो कि पॉलो ऑल्टो का नाम किसी ने सुना हो, सुना है किसी ने नाम? पॉलो ऑल्टो का नाम किसी ने सुना? हाँ जी सर। पॉलो ऑल्टो के जो ऑनर हैं वो निर्जूक हैं, जो CEO हैं निर्जूक, जो कि यहूदी हैं और अमेरिका के अंदर हैं, सांता कार्ला के अंदर। तो पॉलो ऑल्टो एक फील्ड है जो कोविड के ड्यूरेशन में बहुत पिकअप किया है इसने। जो गार्टनर रिपोर्ट बनाता है कि विच सिक्योरिटी अप्लायंस इज बेस्ट, तो वो ये थी। कोविड के बाद अभी जो रुझान या जो चेंज हो गया है मोड, वो चला गया है 40 नेट की तरफ या 40 गेट की तरफ। तो दो ये सिक्योरिटी के जो अप्लायंस हैं, ये आज की डेट में ज़्यादा लोग करते हैं। अगर आप रिज्यूम में देखेंगे तो ये सिक्योरिटी में इन दोनों में से कोई और आना चाहिए। है कहने के लिए तो चेक पॉइंट ही है, साइबर रोम भी बहुत सारे हैं, बट ये टॉप के ऊपर है, अभी फिलहाल इसकी ज़्यादा डिमांड है। अगर कोई ये चाहता है कि मैं SD-WAN में चला जाऊं, तो इन दोनों के बाद ही हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, इन दोनों के बाद ही हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, SD-WAN की तरफ भी जा सकते हैं। अगर किसी ने डेटा सेंटर का नाम सुना है, नहीं सुना है? डेटा सेंटर सुना है कि नहीं सुना है? हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये देखते हैं जो गूगल है या आपके पास फ्लिपकार्ट वगैरह, इन पे 1 सेकंड में 1 मिनट में कितनी रिक्वेस्ट आती होंगी, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत रफली? मिलियंस में। हाँ जी। लाखों में। मिलियंस वगैरह लाखों में। हिंदुस्तान में कभी आपने सुना है कि भाई सरकारी किसी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आउट हुआ और सर्वर क्रैश हो गया? सुना है, अक्सर सुनने में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आ जाते हैं। अब आप क्लास में 5 ही लोग, 4 लोग, चारों लोग अगर एक साथ क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर दो, तो मैं एक इंसान हूँ, तो क्या मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ एट ए टाइम? नहीं। नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हम्म, मेरे जैसे 4 अनवर और बैठे होने चाहिए, तो फिर काम हम्म, हो सकता है कि 1 to 1 कर दूं। तो इसी तरीके से जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कोई भी मूवी आई या स्पेसिफिक कुछ भी इवेंट आई, तो ऐसा तो है नहीं कि साहब जब एक बंदा देख लेगा आप लोगों में से, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा देखेगा, सारे एट ए टाइम देख रहे होते हैं। और उस PDF को आपके पास लेफ्ट राइट ऊपर नीचे भी कर रहे होते हैं, या वीडियो को लेफ्ट राइट कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं और आपका साथी जो आपकी बगल में बैठ के सेम वीडियो देख रहा है, वो अपने माउस से उसको लेफ्ट आपके पास फॉरवर्ड और आपके पास रिवर्स करता है, तो उसका माउस भी हिल जाता है और आपका भी हिल जाता है? ऐसा होता है कभी? ऐसा भी नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास एक सर्वर नहीं होता हुआ, मिरर सर्वर्स होते होंगे। तो डेटा सेंटर के अंदर एक कोर्स होता है के लिए होता है LTM, लोकल ट्रैफिक मैनेजर,
हमारी रिक्वेस्ट तो किसी एक ही आईपी पे, एक ही यूआरएल पे जाती है, बट उसके नीचे मल्टीपल मिरर मिरर सर्वर लगे होते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को वहां पे डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये जो मल्टीपल कोर्सेज हैं ये आज की डेट में बहुत चल रहे हैं। और एक, जैसे कि अभी किसी ने कहा साइबर सिक्योरिटी, इसके बाद आप चाहें तो सीसीएनए के बाद डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी जा सकते हैं। उसमें राउटिंग आउटिंग का इशू नहीं है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये जितने भी पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, चाहे पालो ऑल्टो की बात करें, ऐसा तो होगा नहीं कि पालो ऑल्टो एक ही डिवाइस लग जाएगी और वो काम कर लेगी। पालो ऑल्टो के साथ सिस्को की और डिवाइसेस भी लगेंगी। तो जब तक वो कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, राउटिंग नहीं आती, तब तक वैसी काइंड ऑफ राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, ओएसपीएफ, ईआईजीआर, फिर बीजीपी, वो हम इसके अंदर भी पढ़ते हैं। तो हमें जब तक ये चीज़ें नहीं पता, हम यहाँ नहीं जा सकते। इसमें भी राउटिंग का योगदान है। इसमें भी ये ट्रेडिशनल राउटिंग होती थी, ये आपके पास ट्रेडिशनल राउटिंग नहीं है। ये आपके पास एक आर्टिफिशियल, आपके पास इंटेलिजेंस इसके अंदर डाल दी गई है कि किस तरीके से ट्रैफिक को, अगर एक लिंक डाउन हो जाए या एक लिंक में कंजेशन है, डाउन में तो ट्रेडिशनल भी काम करती थी, किसी एक लिंक में कंजेशन है तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली कैसे शिफ्ट करे, वो यहाँ पे डाल दिया गया, जिसको हम एसएलए बोलते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो पढ़ेंगे आगे जाके एसडीवन में। अगर कोई सिक्योरिटी में जाना चाहता है तो सीसीएनए के बाद साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो जा सकता है, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं है कि ट्रैफिक रूट कैसे हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी वाले को मतलब है कि मेरे डोर के ऊपर, मेरे दरवाजे के ऊपर जिसने नॉक किया है, उसको बाहर से हमने एक छोटा सा अपने घर के अंदर एक आई लगा रखी है, हिडन आई, उससे हम देख लेते हैं, हम थोड़ा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि बंदा भला मालूम पड़ रहा है, खोल के जरा बात कर लें। अगर वो देखने में खूंखार मालूम पड़ रहा है तो हम दरवाज़ा भी अपना नहीं खोलते, वहीं से ही उसको मना कर देते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ के बाद भी किया जा सकता है। अभी फिलहाल पहला जो स्टेप है आपका सीसीएनए है। सीसीएनए में हम क्या पढ़ेंगे? सीसीएनए का कंटेंट्स जो है वेबसाइट पर भी मौजूद है, और सीसीएनए की कंटेंट्स मैं यहाँ से भी आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। हर एक इंस्टीट्यूट में ओएसआई मॉडल पहले दिन पढ़ा दिया जाता है, बट मैं ओएसआई मॉडल पहले दिन नहीं, जिस दिन सीसीएनए की आखिरी क्लास होती है उस दिन पढ़ाता हूँ। तब आपको पता लगेगा व्हाट इज द डिफरेंस, कि अब बाद में मैंने क्यों पढ़ाया। हम शुरू करेंगे बेसिक से, आईपी एड्रेसिंग से। आईपी एड्रेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट अफसोस ये है कि अक्सर इसके ऊपर फोकस नहीं करते पढ़ाने वाले। इसको तकरीबन 1 घंटे के अंदर फिनिश कर देते हैं। हम तकरीबन 4-5 घंटे आईपी एड्रेस पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि वॉइस का ट्रैफिक हो या किसी का भी सिक्योरिटी का ट्रैफिक हो, सब आईपी बेस्ड ही होना है, बिना इसके काम नहीं होना है। जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उनको ये नहीं पता होता कि गूगल क्या है, उनको ये नहीं पता होता फ्लिपकार्ट क्या है, अमेजोन क्या, उनको नहीं पता। उनको ये पता है कि उसका एक यूआरएल है, यूआरएल लिंक होता है एक आईपी एड्रेस से। जब आप यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो आपके पीसी में आपने देखा होगा, एक डीएनएस का नाम सुना है किसी ने? डीएनएस डालते हैं पीसी के अंदर, पीसी के अंदर, जी सर। कंप्यूटर के अंदर डीएनएस की एंट्री करते हैं। यहाँ जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर एक एंट्री होती है डीएनएस की। ये ग्लोबल डीएनएस है 8888, दूसरा भी होता है 4222 भी होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो सकती। डीएनएस का काम ये होता है, हम अगर हम चाहें तो आईपी एड्रेस के थ्रू भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे, बट वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होगा, क्योंकि सबके आईपी एड्रेस याद करना बड़ा टफ टास्क है। नाम बहुत सारे याद कर सकते हैं, नंबर बहुत सारे याद नहीं हो सकते हैं, फिर गलती हो सकती है। तो वो नाम को जो भी आप यूआरएल में टाइप करते हैं, दैट नेम विल कन्वर्ट इनटू दी, किसके अंदर? आईपी में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द डीएनएस के थ्रू। कहाँ गया सिलेबस? तो हमें जब आईपी एड्रेस मिल जाता है तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू
क्या हम कहीं जा सकते हैं? अगर आप में से ये 4 लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं, इसमें से अगर राहुल मलिक ये कहे कि भाई कल मेरे घर आ जाना, दावत है, अभी इतना ही इंट्रोडक्शन हुआ है कि राहुल ने क्या किया है, या भूपेंद्र ने क्या किया है, या प्रितपाल ने क्या किया। अभी इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि हम, नाम तो यहाँ पे मैंने बताए दिए, इन्होंने बताया हम करते क्या है। इनमें से कोई एक है कल घर पे आ जाना, दावत है, और अपने आप को यहाँ से स्विच ऑफ कर ले, क्या उसके घर चले जाओगे आप? जी भाई, नहीं सर। नहीं जा नहीं। सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि उसने अपना केवल नाम बताया है। तो आईपी एड्रेस केवल नाम की तरह है, लेकिन जब तक हमें उसका घर का एड्रेस ना मालूम हो तब तक जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म हैं कि एक टर्म आएगा नेटवर्क आईडी, एक टर्म आएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये चीजें जब तक हमें नहीं पता तब तक हम ट्रबल शूट ही नहीं कर सकते। नेटवर्क चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे आप इंडिया में किसी छोटी सी कंपनी में काम करते हो, उसको छोड़ दिए, आप अपने घर में अपने लैपटॉप से अपने वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। इतना छोटा सा सिनारियो है, 2 डिवाइस है। इसको ट्रबल शूट करने के लिए भी हमें उन्हीं चीजों की जरूरत है, आईपी, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी। जैसे आप सिस्को में काम कर रहे हैं बड़ी कंपनी में, जब तक 2 डिवाइस आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे आगे नहीं जा सकते हैं। तो आईपी एड्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम राउटर्स पे जाएंगे, राउटर की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उस पे जाएंगे। फिर कैसे राउटिंग कराई जाए, रास्ते बताए जाएं। 2 तरीके से रास्ते बताए जाते हैं। जैसे आप कहीं से आए हैं तो आप अपने आप को पैकेट मान लीजिए, किसी एक अननोन इलाके में गए हुए हैं, बट आपको सिर्फ नाम ही पता है। जैसे गाँवों के अंदर होता है जी, क्या नाम है, मंदिर के पीछे वाला घर है या इमली के नीचे वाला घर है, तो आप किसी से पूछते हो कि नाम ये है, वो इमली के पेड़ के नीचे रहते हैं जी, तो बता देगा आपके पास कि भाई ये वाला घर है। तो वो मैनुअली भी ट्रैफिक रूट किया जा सकता है और ऑटोमेटिकली भी रूट हो सकता है। जैसे आज की डेट में आप अपने मोबाइल फोन में देखते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, आपके पास कार है, कार नहीं है, पैदल हैं, तो आप उसमें जीपीएस ऑन कर लेते हैं। आज की डेट में तो एक चलन हो गया, जी लोकेशन भेज दो, ये तो सुना ही होगा ना, आम हो गया ना अब तो। हाँ जी भाई। तो जो लोकेशन भेज दी जाती है, उस लोकेशन में मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, जो बेस्ट पाथ होगा उसके थ्रू वो आपका जो ट्रैकर है वो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो वो डायनेमिक प्रोटोकॉल की मिसालें हो गई। इसमें हम ओएसपीएफ पढ़ेंगे, उसके अंदर हम एआईजीआरपी की स्टडी करेंगे। उसमें एक प्रोटोकॉल है बीजीपी। बीजीपी बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आईएसपीज एक्सेस करते हैं, इधर इन इंडिया और इंडिया से बाहर जितने भी हैं, हर एक आईएसपीज जो जितने भी होंगे वो सारे इस लैंग्वेज को जानते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को। हर आईएसपी के ऊपर बीजीपी चल रहा होता है। हमारी रिक्वेस्ट जब जाती है तो बीजीपी में कन्वर्ट होके ही वो दूसरे आपके पास डोमेन के अंदर जा रही होती है। तो लिटिल बिट यहाँ पे सिक्योरिटी है कि जो ट्रैफिक जा रहा है उसको कैसे फिल्टर किया जाए, उसको किस काम करने की परमिशन दी जाए, क्या वो टेलनेट कर सकता है, क्या वो स्पेसिफिक साइट एक्सेस कर सकता है, वो यहाँ पैकेट फिल्टरिंग में पढ़ेंगे। फिर इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट को चलाने के लिए भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जो आपके मॉडेम राउटर पे जो आईएसपी का जो भी एम्प्लॉय आता है वो कॉन्फ़िगर करके जाता है, तो हमें सिस्को के राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ देखेंगे। वीपीएन एक अलग से ही टॉपिक है सीसीएनपी का। एसडी वैन भी वीपीएन है। वीपीएन बहुत तरह के वीपीएन होते हैं, जीआरई भी एक वीपीएन होता है, जीआरई भी एक वीपीएन होता है, और डीएम वीपीएन भी एक वीपीएन होता है, एमपीएलएस भी एक वीपीएन होता है, एसडी वैन भी एक वीपीएन होता है, एडी वीपीएन भी एक वीपीएन होता है। तो यहाँ वीपीएन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, क्योंकि जब सीसीएनए के बाद स्पेसिफिक में जाएंगे कि भाई हमें डी एमपीएलएस ही करना है, तो एमपीएलएस अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है। इसको करने के लिए आपको सीसीएनपी पहले आना चाहिए। फिर जो आईपी वर्जन 6 है, आईपी वर्जन 6 आज नहीं है आया। आईपी वर्जन 6 मैंने तकरीबन पढ़ के रखा काफ़ी दिन पहले, 2009 में मैंने पढ़ लिया था। आज तक कोई आईपी वर्जन 6 पढ़ने के लिए नहीं आता स्पेसिफिक, चूंकि एक ट्रेडिशन बना हुआ है, जब तक लोड नहीं पड़ता है तब तक हम पढ़ते नहीं हैं। 99 के अंदर ये आया था आईपी वर्जन 6, लेकिन हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं जब तक कि ऐसा कोई कोर्स किसी वेंडर की तरफ लॉन्च ना हो जाए कि भाई सीसीएनए आईपी वर्जन 6 होना है या फला कोर्स 6 के अंदर होना है। तो आने वाली जो भी आप चाहें उसको रोबोटिक्स बोलें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलें, या जो भी बोलें, आपके पास जितना भी आ रहा है आईओटी बोलें,
आपका मोबाइल फ़ोन में अगर आप खुद ओपन करके देखें मोबाइल फ़ोन को, तो आपके मोबाइल फ़ोन में आईपी एड्रेस पड़ा होता देखा है किसी ने? सेटिंग में आईपी एड्रेस पड़ा होता मोबाइल फ़ोन पे, देखा है किसी ने कभी? या कंप्यूटर में आईपी एड्रेस पड़ा है, देखा है किसी ने कभी? कंप्यूटर में देखा हुआ है सर। कंप्यूटर में जहाँ देखा हुआ है सीएमडी यहाँ पे लिख दें, कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम जाते हैं, इफ़ यू आर राइटिंग हियर IPCONFIG config/all, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्जन 4 के एड्रेस भी मिलेंगे, 6 के भी एड्रेस मिलेंगे। ये 6 का की एड्रेस की शक्ल है, ये 4 के एड्रेस की शक्ल है। तो हमें वर्जन 6 की भी स्टडी करनी है क्या होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा जो वर्ल्ड होगा, जब आईओटी का बहुत आज की डेट में क्रेज़ है, तो वो सारा का सारा जो है वर्जन 6 पर टर्मिनेट हो जाएगा। फिर जिस इंडस्ट्री में आप काम करने जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि सब इंडस्ट्री जो है एक प्लॉट खरीदेगी, आपके सामने बिल्डिंग बनाएगी, आपके सामने कंप्यूटर आएंगे, फिर वो रैक्स खड़ी करेगी, सिस्को की डिवाइस आएंगी, नॉन सिस्को आएंगी, उसमें फिर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऐसा होगा क्या? ये ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है पहले से जहाँ आप जा रहे हो। हाँ जी, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है या आपका इंतजार कर रही है वो? एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, तो वहाँ पे डिवाइसेस भी ऑलरेडी लगी होंगी, इसका मतलब वो कॉन्फ़िगर्ड भी होंगी। आपसे पहले भी कोई इंजीनियर काम कर रहा होगा, वो छोड़ के जा चुका होगा, अब उसकी जगह पे आप चले गए, तो हाउ यू विल फाइंड आउट कौन सी डिवाइस किससे कनेक्टेड है? उस डिवाइस का नाम राउटर है, स्विच है, पालो अल्टो है, क्या है, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, उसके अंदर ओएस का वर्जन कौन सा चल रहा है? अगर किसी का पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड की रिकवरी कैसे करनी है, आईओएस का अपग्रेडेशन कैसे करना है, रिमोट एक्सेस कैसे करना है, तो ये सारा का सारा यहाँ देखेंगे। जब मल्टीपल डिवाइसेस हो जाती हैं बहुत सारी, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको मैनेज करना, आईपी देना ही मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक डिवाइस कॉन्फ़िगर कर देते हैं डीएचसीपी, वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देना शुरू कर देता है, बट ये मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड होता है खुद, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जैसी मशीन ऑन होकर आएगी, आप देखते हैं कि आपका लैपटॉप है अगर वायरलेस से कनेक्टेड है, यू हैव नॉट अप्लाइड एनी आईपी एड्रेस, आपके घर में एक वायरलेस कनेक्टिविटी है, जैसे ही आप लैपटॉप को टर्न आउट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। भाई कैसे चलना शुरू हो गया? आपने तो उस पर कोई आईपी एड्रेस डाला ही नहीं, आपने तो कोई गेटवे डाला ही नहीं, आपने तो डीएनएस डाला ही नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल? तो आपका जो लैपटॉप है वो बात करता है किससे? आपके जो मॉडेम राउटर है उससे, उसमें एक डोरा प्रोसेस होता है, DORA, डोरा प्रोसेस, उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, पढ़ाया जाएगा आपको CCNA में, और उसके थ्रू वो एक उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है और वो इंटरनेट पे चला जाता है। फिर स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टी एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हों तो कैसे कनेक्ट करेंगे, स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे, स्विच में मैक टेबल कैसे बनेगी, उसमें ट्रंक लिंक कैसे होते हैं, दो जो वीलान है, वीलान कैसे फॉर्म किए जाएंगे। फिर एक बड़ा रोल है एसटीपी का, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसको लूप अवॉइडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर रिडंडेंसी के लिए आपके घर पे एक ही अगर मॉडेम राउटर है, अगर ये डाउन हो जाए तो इंटरनेट चलेगा आपके यहाँ पे? नहीं। नहीं चलेगा। बट इंडस्ट्री में अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? बैंक में आपने पैसे जमा कर रखे हैं, बैंक में एक ही डिवाइस लगा रखी है उन्होंने, और वो डाउन हो जाए तो फिर ट्रांजेक्शन होगा उस बैंक का? नहीं होगा। तो नहीं। क्या होना चाहिए? रिडंडेंट डिवाइस लगी होनी चाहिए, तो वो काम करेंगी यहाँ पे HSRP के साथ में। फिर ये नेटवर्क सिक्योरिटी का कुछ पार्ट है, कैसे नेटवर्क डिवाइसेस को, चाहे वो रूटर स्विचेस हो, कैसे उनको सिक्योर किया जाए। और लास्ट में जाने के बाद हम ये OSI पढ़ाएंगे। और बस। इसके बाद जब पढ़ाएंगे तो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, हम आपको 2 घंटे में अब ये पढ़ाएंगे कि ये जो चीज़ पढ़ा था प्रोटोकॉल, ये इस लेयर पे था, ये इस लेयर पे था, तो सारा ब्रशअप हो जाएगा, आपको सुकून हो जाएगा। पहले ही दिन पढ़ाएंगे तो कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं होना है। इसके बाद हमने क्या करना है, आपको इंट्रो देना है कुछ टेक्नोलॉजी का, इंट्रो देना है MPLS के बारे में क्या होता है, आधा पौने घंटे का इंट्रोडक्शन देना है कि यूएस क्या होती है, इंट्रोडक्शन देना है SD-WAN क्या होता है, इंट्रोडक्शन देना है कि IPsec क्या होती है। फिर एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जो कि ऑलरेडी रिटन है, पाइथन का प्रोग्राम होगा, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है। अब जिनको शौक है प्रोग्रामिंग का, चूंकि आई एम नॉट बिलोंग्स टू दी प्रोग्रामिंग, तो पाइथन के नेटवर्किंग के जो कोडिंग है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। एक छोटा सा डायग्राम बनाया जाएगा, मशीन में पाइथन की स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दी जाएगी, उसमें आईपी एड्रेस डाल दी जाएंगे, तो वो क्या करेगी, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपकी नेटवर्क डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर देगी। तो इतना सा हमने पार्ट करना है। वीकडेज में ये कोर्स करेंगे, तकरीबन ऐसे मान के चलें कि मंडे टू थर्सडे अगर क्लास होनी है तो तकरीबन
हमें 1.5 महीना कंप्लीट करने में लग जाएगा, 1.5 मंथ। क्लासेस जो होंगी वो मंडे टू थर्सडे ही होंगी। टाइमिंग 9 to 11 अभी हमारे पास फ्री है। और अभी फास्ट चल रहे हैं। फास्ट ख़त्म होते ही 2-3 दिन के और रह गए, अभी 1 महीने से तकरीबन चल ही रहे हैं। तो ये 10-11 तारीख तक फास्ट है। तो इंशाल्लाह ये जो है 13 तारीख से फिर शाम के जो बैचेज हैं, फिर हमारा जो बैच का जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है। तो 13 तारीख से या उधर 15 तारीख से हमारे पास जो बैचेज होते हैं, फिर वो बैचेज जो है 9 से 11 एक बैच चलता है, 11 से 1 एक होता है, फिर 6 से 8 होता है, और 8 से 10 होता है। यही शेड्यूल रहते हैं सैटरडे के, यही संडे के रहते हैं। तो ये स्लॉट्स भी आपको मिल जाएंगे 13 तारीख से, सैटरडे संडे से। और अभी फ़िलहाल ये खाली है। तो ये मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। फिलहाल अभी क्लास शुरू करते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीसीएनए करने के लिए वो कॉपी पेन लेके बैठें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऑफिस मेरा अगर नोएडा में था कोविड से पहले, तो सामने सारे लोग बैठ के लिखते थे। नोएडा में इंशाल्लाह खोलेंगे अभी 2-3 महीने के बाद, जरा इलेक्शन का पीरियड निकल जाए उसके बाद खोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। IPv4 एड्रेसिंग में हमें 4-5 घंटे पढ़ने में लग जाएगा। इस कोर्स को करने के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इसको माइंड से निकाल दें कि भाई किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया, जैसे किसी ने वायरलेस कम्युनिकेशन किया, तो उसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा ना। ये सारा माइंड का खेल है। आप अपने माइंड को जैसे सेट करते हैं, अगर आपने किसी सफ़र पे निकल रहे हैं, सुबह में कहीं एग्जामिनेशन देना है, आप चाहे भले ही कितने सोते हो, लेकिन आपको पता है कि पिताजी की तबीयत खराब है, एम्स में दिखाना है, सुबह 4 बजे लाइन लगानी है, तो फिर आंख रात में 2 बजे खुल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अपने माइंड सेट करना है। कोई चीज़ टफ नहीं होती है, सारी आसान है। सुकून सुकून से पढ़ें, जहाँ समझ में नहीं आए मेरे से पता करते हैं। आईपी एड्रेस, हर स्लाइड को पहले समझें। जब मैं कहूँगा नोट करें तो नोट करें, पहले समझने गए, बाद में आई विल गिव यू द टाइम। हर स्लाइड पे 2-3 मिनट नोट करने के लिए देंगे। जब आप नोट कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। आईपी एड्रेस के बारे में अक्सर एक स्टेटमेंट हमें मिलता है कि इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब यहाँ पे एक जो मिथ चला आ रहा है, और जो बड़ा अच्छे तरीके से माइंड मेकअप कर गया हमारा, होस्ट को हम ये मान लेते हैं कि वो पीसी है। उसका रीज़न ये है कि जितनी भी किताबें आपने नेटवर्किंग की पढ़ी, चाहे टैनमम पढ़ी हो, फ्रोजन पढ़ी हैं, और कोई भी नेटवर्किंग की किताब देखें या नेट पे कुछ भी देखें, तो जहाँ पीसी बना होता है वहाँ होस्ट लिखा होता है। तो हमारे माइंड में बात सेटअप हो गई कि होस्ट का मतलब पीसी ही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज नहीं। 1983 में, 1983 में अगर हम ये कहते कि होस्ट का मतलब यानी इट्स यूनिक आईडी ऑफ ए पीसी, तो ठीक था 1983 में। बट आज की डेट में आपका जो फोन है, क्या उस पर इंटरनेट चलता है? जी भाई, हाँ हाँ जी। जी। जी सर। चलता है। अब सीसीटीवी सारे लोग बोलते जा रहे हैं, घर में क्या लगाते हैं? आईपी कैमरा, ताकि उसको मॉनिटर भी कर सकें, वहां से बात भी कर सकें, और उसको जूम भी कर सकें। आपके पास जो कार होती है, फोन नहीं है तो उसमें भी किट लगी होती है, या फोन के साथ तो काम कर ही रही है। तो ये सारी चीजें भी क्या हैं? होस्ट हैं। अब होस्ट केवल वो नहीं रहा जिसको के आप पीसी बोलते थे। और आगे मूव करते हैं। किसी ने आईओटी का नाम सुना है आप में से? जी भाई, बात करते रहेंगे तो मुझे सुकून होगा। आज ही समझ में आ रही है, आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कोई सो तो नहीं रहा है।
जी सर, सुना है पर मालूम नहीं है क्या होता है। इंटरनेट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। यानी वस्तु का मतलब एवरीथिंग, कुछ भी वस्तु हो सकती है। वस्तुओं का इंटरनेट। ये तकरीबन 2008 या 9 में जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो तब बाहर विदेशों के अंदर इसके ऊपर अलग से पीएचडी होनी शुरू हो गई थी। और हमारे यहाँ पे तो अभी किसी कॉलेज में एक आध कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, कोई स्पेसिफिक आईओटी के ऊपर से अलग से कोई एग्जामिनेशन नहीं है। जबकि हम नेट पे जाकर देखेंगे तो आईओटी सिटीज बन रहे हैं अलग अलग। 2030 से 2050 के बीच में एक डेट दी गई है कि इस पीरियड में इस टेक्नोलॉजी को आम कर दिया जाएगा। अगर आईओटी का ज़माना आ जाएगा तो आप अपनी आंखों से ये देखेंगे कि आपके घर में ये एक गमला रखा हुआ है। आपके घर में ये गमला रखा हुआ है और इस गमले के अंदर एक पेड़ लगा हुआ है। इस गमले के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है। और इसका पानी अगर ड्राई हो जाता है, इसका वाटर अगर ड्राई हो जाता है, तो ये पेड़ जो है आपको कॉल करेगा। ये कहेगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है वो लेट से ये है, और मेरी जो लोकेशन है वो ये है। और ये आपको मैसेज देगा कि भाई मैंने फ़ोन इसलिए किया है, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो इस चीज़ में क्या कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात है? कोई कोई मिरेकल हो रहा है यहाँ पे? यही नॉर्मल है? जी भाई, कोई अजीब सा लग रहा है या कुछ नॉर्मल है ये? नहीं सर, नॉर्मल लग रहा है। घर में एक मैसेज सुनते हैं हर एक के घर में। मैसेज दिल्ली में तो आम है, बाकी तो जहाँ से आप क्लास ले रहे हैं पता नहीं कहाँ से क्लास ले रहे हैं। दिल्ली में तो एक आम है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दो। हर गली में अच्छा। मैसेज आता है, हम्म। तब भी लोग बंद नहीं करते। तो उसमें कोई बैठा थोड़ी होता है, क्या लगी होती है? एक चिप, सर्किट ऑन हो जाता है, काम हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होंगे, सेंसर्स लग जाएंगे, ह्यूमिडिटी सेंसर। सेंसर्स लगते ही उसमें कोई रेटिंग दे दी जाएगी। अगर ये आपके पास वैल्यू है तो वो कॉल करना शुरू कर दे, आपका नंबर होगा, प्री रिकॉर्डेड मैसेज होगा, कोई नई बात नहीं है। एक और नई चीज, जो कि चीजें सीसीएनई किताबों में तो नहीं मिलेंगी, एक टर्म है आरएफआईडी। आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। इसका चलन अभी इतना आम नहीं है। ये पहले तो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज की जाती थी, बट ये 11.6 mm की एक चिप है। अगर नेट पे जाके देखेंगे, यूट्यूब पे जाके, ये एक चिप है। चावल का जो दाना होता है, राइस, उस राइस के दाने के बराबर। ये यहाँ तो नहीं, बाहर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, सब जगह पर, अमेरिका में ये फ्रीली अवेलेबल है, केमिस्ट शॉप पे मिल जाती है। आप इसको इंजेक्शन के थ्रू अपने लेफ्ट हैंड पे लगा सकते हैं। जो आपके पास वेन होती है उसमें आप लगा सकते हैं। और जो फायदा क्या होगा इसका? इसका फायदा ये होगा, जिस कंट्री में आप रहते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है, डॉकलेस हो जाएंगे आप। किसी भी तरह का, मकान का, गाड़ी का, उसका कुछ भी पेपर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। इस चिप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने फीड कर दी है और ये आपके हाथ के अंदर है। आपको उसकी करेंसी रखने की जरूरत नहीं है। जहां आपने जाना है हाथ स्कैन करवा दीजिए, पैसे कट जाएंगे। जहां आपने जाना है, आपका खुदा ना करे एक्सीडेंट हो जाए, आप बेहोश हो गए, आपको उठाया, हॉस्पिटल लोग ले गए, अब कौन हो पता नहीं, बोल ही नहीं रहे आप। आपके हाथ को स्कैन करेंगे, पता लग जाएगा बीवी कौन है, बच्चे कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, सबकी शक्लें भी नजर आ जाएंगी। बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया है, जैसे ही कैंपस में एंटर होगा, सिक्योरिटी जोन में मैसेज आ जाएगा। टीचर को रोज 5-6 मिनट खर्च करने पड़ते हैं अटेंडेंस के, खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग गई जो क्लास में आ गए। तो ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि 24/7 किस पर आ गए आप? आपकी क्या हो रही है? ट्रैक। सर्वेलेंस। ये हम पहले जो मूवीज, जिन लोगों को शौक है देखने का विदेश की,
उसमें देखा होगा कि चोर भाग रहे हैं, पीछे पुलिस वाले देख रहे हैं, इस गली में घुसा, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा। अब ये धीरे धीरे आम होना शुरू हो गया है। ये आपके मोबाइल फोन के अंदर है। आप अब मोबाइल फोन में जहां पर जाते हो उसमें लिखा होता है इस इलाके के अंदर आ गए हैं, अब आप लिखा होता है मोबाइल फोन में, पता लग जाता है। एक जी सर। सैटेलाइट की तो पता लग आता कि आप फोन को ऑफ कर दिए अपना और घूम लिए, उसके बाद ऑन कर लिए तब भी आपको बता देगा कहाँ कहाँ गए थे आज आप। ये अभी फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन एक्सपर्ट सेज कि एक वक्त ये आने वाला है कि आने वाले टाइम पे ये, जब न्यू न्यू बॉर्न बेबी आज की डेट में कहाँ से आता है, अस्पताल से ही आता है जी। पहले तो घर में ही होते थे। तो न्यू बॉर्न बेबी जब हॉस्पिटल से आएगा तो क्या होगा कि इसके यहाँ पर वो जो नेक है जो कि आपके माइंड से जुड़ी है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर ये वाली चिप लगा दी जाएगी। ये लग कर आया करेगी, ये RFID यहाँ पर आया करेगी, और उस टाइम पर ये लीगल हो जाए, ये आपके पास लीगल है और हर एक को लगवाना कंपलसरी होगा, ताकि ये देखा जा सके कितने पॉपुलेशन वर्ल्ड में है, और बेसिकली उनकी ट्रैकिंग भी जा सके और उनको कंट्रोल भी किया जा सके। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद वहां पे आप लिखेंगे MK अल्ट्रा। ये जितने भी मोबाइल फोन है, ये बेसिकली माइंड कंट्रोल का एक पार्ट है। M का मतलब है माइंड कंट्रोल, माइंड, K का मतलब है कंट्रोल। माइंड कंट्रोल अल्ट्रा जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक हिडन और सीक्रेट प्रोजेक्ट था जो CIA ने रन किया था। CIA जानते हैं, जो अमेरिका के अंदर है। जी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है CIA अच्छा है। इसने क्या क्या बदतमीजियां की हैं जाके यहाँ पे पढ़ लीजिए, विकीपीडिया पे जाइए, गूगल पे लिखिए MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, तो पता लग जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को किडनैप करती थी। किडनैप करने के बाद उनके माइंड के अंदर चिप लगाती थी और उनसे रॉबरी, मर्डर, रेप, ये सारे काम ये अंजाम देती थी। इसको जो है 70, 1970 और 80 के बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू इसको कैप्चर किया गया। इसके 20,000 डॉक्यूमेंट पकड़े गए और इस संस्था को MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट जो था इसको बंद कर दिया गया। तो ये एक इलीगल वे था क्या लगाने का दिमाग में, चिप लगाने का। बात समझ में आ रही है, ये माइंड में चिप लगती थी। इसी के ऊपर एक मूवी आई थी, किसी को अगर याद ना हो, MATRIX, नाम सुना है इसका? हाँ जी। वो इसी के ऊपर आई थी फिक्शन मूवी। अब आप ये देखें कि इतने सालों के बाद इस पीरियड में जाके यही चीज अब यहां लग रही है। अब क्या बन गई है, हाँ जी, अब क्या हो जाएगी, RFID। अब क्या हो जाएगी, RFID। लीगल हो जाएगी। वो इलीगल थी। तो अब वो IP एड्रेसिंग जो छोटा सा पार्ट हम समझते थे, वो सब कुछ चेंज हो गया है। अब हमें ये कहना चाहिए कि जो IP एड्रेस है वो क्या है, एनीथिंग, जो ये होस्ट बन गया, आप अब ये भी होस्ट हो गया एक। तो जो होस्ट है बेसिकली इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP। जो भी चीज IP पे काम करेगी वो होस्ट होगी। एक प्रोफेसर का मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे TEDx के प्रोग्राम आते हैं, आपने देखे हैं किसी ने? बड़े बड़े प्रोफेसर्स के प्रोग्राम आते हैं यूनिक तरीके के। वहां पे एक सफेद बालों वाला प्रोफेसर ये कह रहा था कि जब IoT पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो मैं कहीं पर भी रहूं वर्ल्ड में, आई कैन फाइंड आउट हु इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है ऑन माई चेयर, मेरी चेयर के ऊपर, जो कि मेरे घर में रखी हुई है। मेरी चेयर पे कौन बंदा बैठा हुआ है, यानी चेयर का भी एक ID होगा
और बैठने वाले की भी एक आईडी होगी, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी के बच्चे कहाँ गए। गूगल में जाके लिख दो वेयर इज माई किड्स और उनकी आईडी नंबर डाल दो, तो पता लग जाएगा बच्चों की ट्रैकिंग, कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ जाके। अब क्या नोट करना है वो आपने देखना है। 2-4 मिनट का टाइम आप ले लीजिए, जब नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिए। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट लगता है नोट कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्लास के बाद जो वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, हमारा क्लाउड पर एक पोर्टल है ncpnuggets.com के नाम से, उसमें इसको लोड कर दिया जाएगा। आप नोट कीजिए जरा, एक कॉल है। भाई एक कॉल है, मुझे 2 मिनट चाहिए, फिर मैं भी आपके साथ में आता हूँ।
किसी का कोई क्वेश्चन भाई, यहाँ पे आगे मूव किया जाए। मूव किया जाए सर। इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए हमें दो आईडी की जरूरत पड़ती है। एक का नाम होता है लॉजिकल आईडी और दूसरे का नाम होता है फिजिकल आईडी। इंफॉर्मेशन जो डिलीवर होती है वो लॉजिकल आईडी के थ्रू होती है, लेकिन जो डिलीवर्ड की जाएगी वो फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो फिजिकल आईडी के ऊपर होगा। यानी डेटा की जो ट्रैवलिंग है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जो जा रही है वो लॉजिकल आईडी के थ्रू जा रही है, लेकिन जिस पर डिलीवर्ड होगा, जहां पे ड्रॉप किया जाएगा, वो फिजिकल कोई अप्लायंस होगा, फिजिकल कोई डिवाइस होगी, या आज के डेट में वर्चुअल भी हो सकती है। तो लॉजिकल आईडी दो तरह की होती है, एक IP वर्जन 4 और एक IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 1983 में स्टार्ट किया गया और 1999 में 1999 में वर्जन 6 आ गया। वर्जन 4 32 बिट्स का है और इसके अंदर जो टोटल IPv4 एड्रेस हैं वो 4.29 × 10⁻9 है। 4 अरब 29 करोड़ IP एड्रेस हैं, यानी 4.3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। और जो IP वर्जन 6 है दैट इज 128 बिट्स, 128 बिट्स का है। और इसके अंदर जो टोटल IP है, क्योंकि वर्जन 4 भी इसी पर्पस के लिए बनाया गया था कि फ्यूचर प्लान था, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पॉपुलेशन का इंक्रीज करना, रिसोर्सेज का बढ़ जाना। पहले हर एक घर में टेलीफोन नहीं होता था, मोहल्ले में क्या एक गांव में एक टेलीफोन हो गया, बहुत बड़ी बात थी। अब घर में, हर घर में 10 10 फोन हो गए, हर एक पे IP एड्रेस की ज़रूरत है। घर में जो स्मार्ट टीवी हैं उन पे भी IP एड्रेस पड़ा हुए हैं, रेफ्रिजरेटर हैं उस पे भी IP एड्रेस पड़ा हुए हैं, आपके जो शटर हैं दुकानों के उस पे भी IP एड्रेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे काम पर IP एड्रेस पड़ा हुए हैं, ओवन है उस पे भी IP एड्रेस पड़ा हुए हैं। तो इसमें टोटल IP एड्रेस जो बनाए गए 128 बिट में, इसके अंदर हैं 340 बिलियन के ऊपर आता है ट्रिलियन, 340 ट्रिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर ट्रिलियन। इतने IP एड्रेस हैं, या यू कैन से 3.4 × 10⁻38 इतने IP एड्रेस मौजूद हैं। फिजिकल आईडी का दूसरा नाम है मैक एड्रेस। ये 48 बिट का होता है बाइनरी में, या 12 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? जैसे नहीं सर। डेसिमल में 0 से लेके 9 नंबर होते हैं, कुछ भी लिखना हो, अरब खरब पदम कुछ भी लिखना हो वो उसी में लिखेंगे। हेक्सा के अंदर एवरीथिंग जो लिखा जाएगा वो 0 से लेके 9 and 8 यानी अल्फा न्यूमेरिक होगा। 10 लिखना हो तो A लिखेंगे, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, इसी को फॉलो करना है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी डिवाइस का IP एड्रेस क्या है, हमारी डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद, विंडो मशीन में जाने के बाद, CMD पे जाने के बाद, वहाँ पे अगर हम लिखें ipconfig/all तो वी कैन फाइंड आउट CMD। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें डिस्प्ले हो जाएंगी, IPCONFIG/all। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेरी जो मशीन है, उस मशीन का जो IP एड्रेस है वो ये है। इंटेल का कार्ड लगा हुआ है, लैन कार्ड गिग का, और उसका ये मैक एड्रेस है जो कि ABCD और 1 2 3 4 की शक्ल में है। नोट करें।
जी नोट हो गया। यस। हाँ जी, हो गया। अब हमारा जो फोकस है वो केवल वर्जन 4 के ऊपर है। तकरीबन 3 हफ्ते के बाद वर्जन 6 शुरू होगा। कोई भी चीज है वो बिना बनाए नहीं बनती है। कोई बनाने वाला, कोई क्रिएटर, कोई डिजाइनर, कोई ना कोई होता है। तो वर्जन 4 को जो डिजाइन किया गया, जो प्रोग्राम लिखा गया, वो किसके थ्रू किया गया? आईना के थ्रू। और अब देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उस पर लिखा होता है आपके पास प्रोडक्ट बाय, मार्केटेड बाय, यानी बनाया किसी ने है और बेचा किसी ने है। ऐसी ही आईपी एड्रेस एक लॉजिकल प्रोडक्ट है जिसको बनाया गया, डिजाइन किया गया और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो डिजाइन है वो दोनों ही आईना ने किए। आईना का फुल फॉर्म है INTER, इंटरनेट, ASSIGNED, नंबर अथॉरिटी। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है जिसने आईपी वर्जन 4 को डिजाइन किया और फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया। 1983 में इसकी स्टार्ट की गई। 32 बिट का ये नंबर है। इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। तो ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट को। 8 बिट्स। तो एक ऑक्टेट के अंदर क्या होती हैं? 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। और हमारे घरों में जो बटन लगा होता है, कभी गौर करें उसके ऊपर, वहां 01 लिखा होता है। तो बिट या तो 0 होती है या 1 होती है। 0 का मतलब होता है ऑफ, ऑफ। 1 का मतलब ऑन। ही हमारे स्विच बोर्ड पे भी लिखा होता है 10 है, बटन पे भी लिखा होता है। तो एक ऑक्टेट की अगर सारी बिट 0 कर दी जाए तो ये वैल्यू 0 होगी इन डेसिमल। और अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट्स को 1 कर दिया जाए तो ये होगा 255 इन डेसिमल। अब अगर ऐसा किया जाता कि बाइनरी के अंदर ही अगर हम आईपी एड्रेस डालते पीसी के अंदर, तो 32 बिट हमें याद करनी पड़ती हैं। और 10 10 10 कुछ 1 1 1 0 0 0 कितना कॉम्बिनेशन हम याद करते, शायद एक नंबर ही कुछ दिनों के बाद भूल जाते। तो एक्सपर्ट ने क्या किया कि इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो डेसिमल डॉटेड में होगा। यानी IPv4 को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा उसकी शक्ल ये नहीं होगी। उसकी जो शक्ल होगी वो डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट होगा। उसके अंदर हम 4 ऑक्टेट लेंगे और हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 to 255, 0 to 255, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 255 हो सकती है। तो 4 ऑक्टेट का एक पैटर्न बनाया गया, सेपरेशन डॉट करके लगाया गया। ये जर्नल फॉर्मेट ऑफ आईपी वर्जन 4 है। ये ऑक्टेट 1 है, ये ऑक्टेट 2 है, ऑक्टेट 3 है, ऑक्टेट 4 है। और इसी के अंदर जो टोटल आईपी V4 हैं वो 4.29 10 to the power 9 है, या आप कहें 2 की पावर 32 है। नोट करें।
हो गया? जी सर। हाँ जी सर। इसको नोट करें। हाँ, हो गया नोट। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। जो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया गया, इसके पहले ऑक्टेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। क्लास ए, बी, सी, डी और ई। 0 to 127 पहला ऑक्टेट। कुछ किताबों में क्लास ए का पहला ऑक्टेट 1 से 126 भी मिलेगा। क्या मतलब है, डिस्कशन करेंगे अभी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट विल बी 0 to 255। क्लास बी का फर्स्ट ऑक्टेट 128 to 191 और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट एग्जैक्टली सेम रहेंगे। सिमिलरली क्लास सी में 192 to 223 ये फर्स्ट ऑक्टेट रहेगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट ही रहेंगे। क्लास डी में 224 से 239 एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही रहेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और क्लास सी 240 से लेकर 255। ये 5 क्लासेस बनाई गई, लेकिन नेटवर्किंग में सारे यूज नहीं होते। नेटवर्किंग में केवल 3 क्लासेस यूज की जाती हैं और हमारी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो क्लास सी यानी 1 से लेकर पहले ऑक्टेट में और 223 इसके अलावा कोई दूसरा नंबर एक्सेप्ट नहीं करता। क्लास जो डी है इसका यूज किया जाता है मल्टी कास्टिंग, MULTI, मल्टी CASTING कास्टिंग। ये टॉपिक CCI में आप पढ़ेंगे। मल्टीकास्टिंग को डिजाइन किया डॉक्टर STEV स्टीव ने और इन्होंने अपनी जिंदगी के 11 साल लगाए इसको बनाने में। मल्टीकास्टिंग का बहुत बड़ा यूज है। जितना भी आप देखते हैं शेयर मार्केट है, डॉलर का रेट अगर चेंज होता है तो हिंदुस्तान में कितनी देर में खबर आती है? हाँ जी, 2-4 दिन के बाद इमीडिएटली। आती है। 2-4 दिन इमीडिएटली। इमीडिएटली उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरी दुनिया में इत्तला हो जाती है। तो ये केवल मल्टीकास्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, यूनिकास्टिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है। शेयर मार्केट रहा, जितना ये न्यूज चैनल चल रहा है
ये न्यूज़ जो चैनल है ये भी मल्टीकास्टिंग पे चल रहा है। जितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं आप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं, ये भी यूट्यूब जो चल रहा है वो भी आपके पास मल्टीकास्टिंग पे चल रहा है। तो मल्टीकास्टिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है। क्लास जो ई है ये किसी को नहीं दिया गया, रिजर्व्ड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। सर ये क्लास ए बी सी में मल्टीकास्टिंग क्यों नहीं हो सकती? बताएंगे होती क्या है, पहले तो ये तो पता हो कि पहले अभी तो ये नहीं पता कि यूनिकास्टिंग क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, मल्टीकास्टिंग बाद में आएगी। जब आईपी ठीक एड्रेसिंग की आखिरी क्लास होगी अपनी कॉपी पर नोट कर लें, ये क्वेश्चन उस दिन पूछना है, उससे पहले नहीं। ठीक है। क्योंकि अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक अंडरस्टैंडिंग है। नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ पता ही नहीं हमारे को। तो ठीक है। आईपी एड्रेस जिस दिन फिनिश हो रहा होगा उस दिन ये डिस्कशन करेंगे।
हो गया। हो गया सर। ठीक। अब ये जो जीरो है यहाँ पर, ये कहलाता है नल आईपी एड्रेस। 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस। इसका यूज किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो मशीनें हैं जो हमने ही कनेक्ट की हैं अपने हाथों से। दोनों मशीनें अलग थलग तो ठीक काम कर रही थी, जब ये वायर लगाया एक दूसरे के बीच में तो ये दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही। तो हम ये चेक करें कि ये जो वायर है इसको हटा दें, रिमूव कर दें वायर को, और रिमूव करने के बाद ए मशीन से सीएमडी पे जाएं और पिंग करें 127001। इफ वी आर गेटिंग दी रिप्लाई मेरी ए मशीन बिल्कुल परफेक्ट है, फिर हम बी मशीन पे जाएं, पिंग करें 127001। अगर ये भी रिप्लाई मिल रहा है तो ये भी 100% ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? ये जो वायर लगाया गया है, या तो इस केबल में इशू है, जो इशू है या तो इस केबल का है, या ये केबल तो ठीक है लेकिन यहाँ जो कनेक्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये केबल कहीं काम कर रही है दूसरी जगह पे, केबल के साथ में कनेक्टर भी होगा, तो इसका मतलब तीसरा कंडीशन ये है कि जो लैन कार्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। नोट करें। हो गया भाई।
हो गया सर। ठीक। अब ये जो आईपी एड्रेस हैं पीसी में अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से केवल यहीं तक अप्लाई होता है, ना वो इसको एक्सेप्ट करता ना इसको एक्सेप्ट करता। प्रॉपर्टी में चले गए, यहाँ पर अगर मैं जीरो डॉट लिखता हूँ तो इसने मना कर दिया, यानी स्टार्टिंग में जीरो की एंट्री नहीं आ सकती। पहले ऑक्टेट में वैलिड रेंज क्या आ सकती है, 1 से 223, यानी बीच वाले ऑक्टेट कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 0 से लेके 255 है, उसमें कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे 126 तक भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर 127 लिखते हैं तो मना कर देगा, क्योंकि 127 है वो लूप बैक के लिए रिजर्व्ड है। अगर यहाँ उसमें 128 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 191 तक जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 192 लिखते हैं क्लास बी का कोई इशू नहीं है, 200 लिखते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन इफ यू आर राइटिंग एयर 223 तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 224 आप लिखेंगे मना कर देगा। इसी तरीके से ना 240 वाला कोई नंबर लेगा। तो क्लास ए बी सी के ही नंबर वो ले रहा होता है, डी का नंबर नहीं लेता, ऐसा ही प्रोग्राम लिखा गया है। यहां तक कोई सवाल? हाँ सर। ठीक, 1 मिनट का टाइमिंग दे, मैं अभी आया। तो जब ये आईपी एड्रेस आप पीसी में अप्लाई करते हैं
तो आईपी एड्रेस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। आईपी एड्रेस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। IPv4 जो एड्रेस है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क की बिट प्लस होस्ट की बिट्स। हमें ये तो मालूम है कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का है, लेकिन नेटवर्क की बिट्स कितनी है और होस्ट की बिट्स कितनी है ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, हर क्लास में अलग अलग हैं। तो कैसे पता लगे कौन सी क्लास में कितने बिट्स नेटवर्क की हैं और कितने होस्ट के हैं? तो एक पैरामीटर होता है, इसको बोलते हैं मास्क। बट इसमें भी एक जो है गलत वर्ड हम यूज करते हैं, सबनेट मास्क। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पता लगेगा कि सबनेट मास्क कुछ और चीज है और डिफॉल्ट मास्क कुछ और चीज है। तो बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क डिवाइस मास्क लेती है वो सबनेट मास्क नहीं होता है, वो डिफॉल्ट मास्क होता है। तो डिफॉल्ट जो मास्क है ये 32 बिट्स का होता है और ये प्री डिफाइंड है इन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अभी मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपने क्लास ए का कोई भी एड्रेस डाला जो इस रेंज में आता हो 1 to 126 की रेंज में, क्लास बी ई रेंज में, क्लास सी इस रेंज में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका एक मास्क 255,000 लिख लेगा। और क्लास बी का डाला तो उसका मास्क 255,000 और क्लास सी का मास्क 255,255,255.0। अब यहां पर ये 255 क्या है, 250 जो 5 है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। और 255 का मतलब है 8 बिट 1 है, सारी बिट 1 हो जाएं तो 255 होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये बिट नेटवर्क की हैं और ये 8 बिट हैं। और यहाँ पर ये 8 बिट, ये 16 बिट हैं, यानी क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं, बी में 16 बिट नेटवर्क की हैं और सी में 24 बिट नेटवर्क की हैं। और जो जीरो है ये रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। और एक जीरो बराबर होता है 8 जीरो के बाइनरी के। 4 बिट ये हो गई, 4 ये हो गई, यानी यहां पर होस्ट होस्ट होस्ट। तो क्लास ए में 24 बिट होस्ट की हैं, क्लास बी में 16 बिट होस्ट की हैं, क्लास सी में 8 बिट होस्ट की हैं। कुल मिलाकर कोई सी भी क्लास हो नंबर 32 बिट का ही होगा। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं।
हो गया? हो गया सर। ठीक। अब देखिए क्या ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर डाला, ये कौन सी क्लास का है? पहले ऑक्टेट में 10 है, कौन सी क्लास है? कॉपी में नोट किया होगा कौन सी क्लास है? हाँ सही। क्लास है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने मास क्या लिया? डिफाइंड, इसको मालूम है। अगर मैंने यहाँ पे 160 समथिंग लिया तो ये क्लास भी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लास बी का मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस ले लेगी। अगर मैंने क्लास सी का कोई नंबर यहाँ पे डाला तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ले लेगी। तो इसका मतलब इसको पहले से ही मालूम है कि किसकी क्या वैल्यू है और किसकी क्या वैल्यू नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक सवाल तो वो है कि भाई ये मास्क डिफरेंशिएट कर रहा है नेटवर्क की बिट्स कौन सी हैं और होस्ट की बिट्स कौन सी हैं। नेटवर्क की बिट थ्रू आउट जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, जिस भी आप डिपार्टमेंट में होंगे, ऑफिस में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, एचआर में, फाइनेंस में, उसकी नेटवर्क की बिट कांस्टेंट होंगी हर एक की। आपके अगर डिपार्टमेंट में 30 लोग हैं तो 30 लोगों का नेटवर्क का पोर्शन फिक्स रहेगा। अगर क्लास सी का नंबर है तो 3 ऑक्टेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे ऑक्टेट के अंदर हर एक का नंबर अलग अलग हो जाएगा। यानी होस्ट की बिट वेरी करेगी, नेटवर्क की फिक्स हो जाएगी उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई काम होता है? ये सीसीएनए की किताब में नहीं है। ये जब आप सीसीआई की किताब पढ़ेंगे तो सीसीआई की किताब में लिखा होगा, एक टर्म होता है एंडिंग प्रोसेस। ANDING, एंडिंग प्रोसेस। ये बेसिकली इंजीनियरिंग के अंदर एक मल्टीपल गेट्स पढ़ाए जाते हैं। ये जो आप ABCD के अंदर डी बनाते हो, इसको डी बना दीजिए, उसके आगे एक पॉइंट लगा दीजिए, लाइन, और 2 लाइनें यहाँ खींच दिए। इस वाली शक्ल को एंड गेट कहा जाता है। ऐसी शक्ल को एंड गेट बोलते हैं। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड या जी मान लीजिए। ये बराबर होता है एक्स डॉट वाई के या वाई डॉट एक्स के। तो एंडिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? इसके थ्रू क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस विल कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। एंडिंग प्रोसेस के थ्रू नेटवर्क डिवाइस क्या करेगी? नेटवर्क आईडी निकालेगी। अब ये नेटवर्क आईडी क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में नेटवर्क आईडी होती है आईपी एड्रेस का घर। आप या मैं, हमारे पास फिजिकल बॉडी है कि लॉजिकल बॉडी है? हाँ जी, अरे हमारे पास फिजिकल बॉडी है कि लॉजिकल है? इतना भी नहीं पता। फिजिकल। फिजिकल बॉडी है तो हमें रहने के लिए क्या चाहिए? फिजिकल घर चाहिए कि लॉजिकल चाहिए? फिजिकल। फिजिकल चाहिए। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल बॉडी है, तो आईपी एड्रेस को क्या चाहिए? एक लॉजिकल ही घर लॉजिकल। चाहिए, उसका भी घर चाहिए। मेरा भी एक नाम है तो मशीन का भी एक नाम है। मुझे किसी ने ढूंढना है तो मेरे सेंटर पे आएगा, मेरे घर पे आएगा। और मशीन को ढूंढना है तो वो कहाँ जाएगा? नेटवर्क आईडी के पास जाएगा। नेट। नेटवर्क आईडी क्या है? घर है, या यू कैन से लोकेशन ऑफ आईपी कहाँ पर है। लोकेशन ऑफ आईपी कहाँ पर है, ये इससे फाइंड आउट किया जाता है। अब अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो
उसमें एक टर्म लिखा होता है TRUTH, ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल में एक्स होता है, वाई होता है, जेड ही तो होता है। और हमने पीछे बताया बाइनरी के केवल दो ही वैल्यू हो सकती हैं, जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। तो अगर इस x के ऊपर भी जीरो दे दिया जाए, y के ऊपर भी जीरो दे दिया जाए, तो z की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो वन जीरो पे जीरो हो जाएगी, वन जीरो पे जीरो हो जाएगी, वन जीरो वन पे वन हो जाएगी। वन। तो अब जिसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी होती वो कहता है जी हमारे समझ में तो नहीं आया ये क्या है ये। तो हम ये कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, हर एक ने जो भी क्लास में है उसने सेकंड कक्षा जरूर पढ़ी है, सेकंड क्लास का मैथ। इसको इग्नोर इग्नोर नहीं कर सकते वो। हिंदुस्तान में रहो बाहर रहो, जीरो की गुणा जीरो से करोगे क्या आएगा? जीरो जीरो की गुणा वन से करोगे, वन की जीरो गुणा जीरो से करोगे, और जीरो। वन की गुणा वन से करोगे। तो आप इसको भूल जाइए कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने सेकंड क्लास पास किया है। दुनिया की हर एक नेटवर्क डिवाइस सेकंड कक्षा पढ़ी होती है, बात हो गई खत्म। तो वैन एवर यू विल अप्लाई एनी आईपी एड्रेस, अगर आपने ये आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिया किस पे, अपनी मशीन पे, कौन सी क्लास का है जी भाई, कौन सी क्लास है? सी। 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 अगर हम इसको एंटर करते हैं तो डिवाइस ऑटोमेटिकली मास क्या लेगी? अभी टू आपने फाइव फाइव देखा टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव बार डॉट दो सौ जीरो। पचपन डॉट टू जीरो फाइव फाइव। अब वो क्या करेगी, ये तो नाम है ना जो आपने दिया है, नेटवर्क आईडी घर है, और ये आईपी एड्रेस क्या है, ये तो नाम है। इस नाम का बंदा कहाँ रहता है? इस घर में रहता है। इस नाम का बंदा कहाँ मिलेगा? इस घर में मिलेगा, यानी इस लोकेशन पे मिलेगा। तो ये तो हमने दिया ही नहीं कि तुम्हारा रहने का ठिकाना क्या है। कोई बंदा आया हमारे पास, उसको गेस्ट रूम में ठहराए नहीं, बस नाम पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, तो भाई खड़ा ही रहेगा, कहीं जाएगा भी वो? उसी को लोकेशन भी तो बताओ बैठने उठने की। तो डिवाइस क्या करेगी कि वो आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करके एक्स पे अप्लाई कर देगी फॉर एग्जांपल, और मास को बाइनरी में कन्वर्ट करके वाई पे अप्लाई कर देगी। और आउटपुट क्या आने वाला है? जेड। जेड क्या होता है? नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क डिवाइस के ऊपर जब कभी भी आईपी एड्रेस डाला जाता है तो बिना मास्क के वो आईपी एड्रेस एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो ऑटोमेटिकली मास्क लेता हो या सिस्को के राउटर में अगर आपने आईपी डाला और मास्क नहीं डाला तो बोल देगा इनकम्प्लीट, कमांड पूरा करो। बात समझ में आई? तो वैन एवर यू विल अप्लाई द आईपी एड्रेस, तो या तो वो ऑटोमेटिकली मास्क ले लेगी डिवाइस, या वो आपको मैनुअली बोलेगी कंप्लीट करो अधूरा है, ताकि वो फाइंड आउट कर सके अपना घर कि उसका घर कहां पर है। तो हर एक नेटवर्क डिवाइस अपनी नेटवर्क आईडी खुद कैलकुलेट करती है, वेयर इज माई लोकेशन, मेरी लोकेशन कहां पर है। इतना नोट करें पहले, और ये हम देखेंगे राउटर के अंदर कहां पे होती है।
नोट हो गया? यस सर। अब नेटवर्क डिवाइस को तो सारी चीजें पता है, वो नेटवर्क आईडी निकाल लेगी, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए कि वो निकल कैसे रही है। तो एक तो तरीका ये बता दिया गया, लेकिन उससे पहले बाइनरी कन्वर्जन तो आता हो हमारे को। हमें इसका तो पता है कि सब 255 का मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट चीजें बोल सकते हैं 8 बिट बने। लेकिन 199 का 19 का कन्वर्जन क्या होगा, तो पहले हम थोड़ा कन्वर्जन सीख लें। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब कॉलेज के अंदर जो कन्वर्जन सिखाया जाता है उसमें एक लेंदी प्रोसीजर होता है, यहाँ एक शॉर्टकट मेथड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है सर्किल बना लीजिए, और यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ये 64 है, और ये 128 है। ये जो 8 बिट हैं उनकी वैल्यू हैं, ये 64 है और 128 है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 29। आपने सिर्फ ये बताना है कौन से नंबर को जोड़ दूं कि 29 हो जाए। कि 1 2 4 8 16 32 64 128 लिखा है, कौन से नंबर को जोड़ दूं कि 29 हो जाए, बताएं। जो रेड कलर में नंबर लिखे हैं इनमें से कौन से नंबर को जोड़ने से 29 आ जाएगा, इतना बताना है आपने। तो इसमें भी इतनी देर लग रही है भाई। 16, 16 8 16 4 8 और 1, 1। 16 8 24 4 4 और 1। जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको 1 कर दीजिए, बाकी को एज इट इज 0 रखिए। इससे आसान तरीका दुनिया में नहीं है कन्वर्जन का। 139 किस किस को जोड़ेंगे, कौन कौन से नंबर को? 128। हम्म 16। 28 16 नहीं, 128 8। 8 और एक नहीं, और 4 और 1। 4 और 1, सबका मैथ दो भाई, 128 128 8। सबका मैथ 2 और 1। 1 2 और 1। 2 और 1। 128 की बिट कौन करेंगे, 8 की करेंगे, 2 की करेंगे, 1 की करेंगे, बाकी सारी 0। तो इससे आसान कन्वर्जन नहीं है, इसको सीख लें। डेसिमल टू बाइनरी तो ये था, लेकिन बाइनरी टू डेसिमल तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि वहां तो सारा दे ही रखा है। बाइनरी टू डेसिमल, अगर कोई नंबर किसी ने 11 0 1 0 0 और 10 दे दिया, तो भाई क्या वैल्यू होगी? तो जो बिट 1 है इसकी वैल्यू कितनी है? 128। 128। 128 यहाँ लिख दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 64। 64, प्लस का साइन लगा दिए। जो जो 1 है वहां जाना है। इसकी वैल्यू कितनी है? 16। 16, 16 लिख दिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। दो। बस ये आंसर हो गया इसका, नोट करें।
जी भाई, नोट हो गया सबका? हाँ जी। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अब आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है करने के लिए, पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पोर्टल में डाल दिए जाएंगे। और जो पोर्टल है वो आपको जो मिलेगा एक्सेस करने के लिए, वो इस साइट से जाके मिलेगा। इसके लिए आप आमिर सर से आप बात कर लेंगे। उनका नंबर है आपके पास, 9910 से आपके पास कॉल आई होगी। 9910 111 641, ये नंबर सबके पास होगा। हाँ जी। ठीक है, आमिर सर नाम है उनका। NCPNUGGETS nuggets.com। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी वो क्लासेस यहाँ पे पढ़ जाती हैं। ये एनसीपी की लाइव क्लासेस हैं, बाकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। ये आपकी लाइव क्लासेस हैं। सीसीएनए की बात करेंगे, इस वाले पोर्टल में जाके आपका वो एक्सेस मिल जाएगा। जो भी बैचेस चल रहे हैं वो बैचेस यहाँ पर, जो क्लासेस होंगी वो आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जो वीडियो होंगे वो डेली इसके अंदर जाते रहेंगे। लैब का जो एक्सेस रहेगा, अभी 3-4 दिन क्लास होगी थ्योरेटिकल, उसके बाद लैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जाने के लिए आपको एक यूआरएल दे दिया जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लाउड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम दे दिया जाएगा, जैसे कि मेरा यूज़र नेम यहाँ पे अनवर हो गया। और घर से बैठकर आप अपनी लैब 24/7 लैब का एक्सेस आपके पास रहेगा। लैब का जो एक्सेस रहेगा, वो लैब का एक्सेस आपके पास जब तक कोर्स चलेगा तब तक रहेगा, और उसके 1 महीने बाद तक। और अगर 1.5 मंथ कोर्स चलता है तो 1 महीने का और एक्सटेंशन लैब में दे दिया जाएगा। जैसे अगर आप फिजिकली आ रहे हो तो ठीक है। 1.5 घंटा लैब करते ना, 1.5 महीने लैब करते ना फिजिकल आने के बाद आप। ठीक है। और वहां तो टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि दूसरा बैच आके बैठ जाता था फिर। अब यहाँ सब वर्चुअलाइजेशन हो चुका है, सारा क्लाउड पे हो चुका है, तो 1 महीने का और एक्सटेंशन आपको लैब का दे दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ये भी 24/7 लैब ऑन ऑन रहेगी। जो वीडियो हैं, जो आपकी क्लास मैंने अभी पढ़ाई है, उसका रिकॉर्डिंग करके उसको भी डाल दिया जाएगा। तो एक तो अकाउंट आप यहाँ बनाएंगे इसके अंदर। कैसे बनाएंगे आप मुझसे पता कर लीजिए। लैब बनेगी तो इसका अकाउंट इस वाले पोर्टल पे जाके बनेगा। तो जो वीडियो का जो एक्सेस है, जो क्लासेस हो रही हैं, चाहे वो लैब की क्लासेस हों चाहे वो थियोरेटिकल क्लासेस हों, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है क्लास लेक्चर की, वो भी 24/7 अवेलेबल रहेगी। और ये 1 साल तक का प्रिविलेज हम दे रहे हैं। पहले हम इसमें तकरीबन 6 महीने का प्रिविलेज देते थे, लेकिन इसका 1 महीने का 1 साल का प्रिविलेज दे रहे हैं। अब कोई बंदा अगर 1 साल में भी सीसीएनए नहीं कर सकता है, तो फिर वो इस इंडस्ट्री में उसको रहने का तो शायद कोई हक हासिल है नहीं। वो फिर करेगा क्या जिंदगी में?
क्योंकि CCNA की तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना आज की डेट में। CCNA तो बेसिक हम्म, कड़ी है, या तो उसको SD वैन चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए। तो 1 महीने का टाइम नहीं है, 1 साल का टाइमिंग है। आप मेरे से भी पढ़ रहे हो, वीडियो 1 साल तक देख रहे हो, उसके बावजूद हमने एक फीचर ये दे रखा है कि हमारा कोई स्टूडेंट है जिसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो कोई दूसरा बैच अगर चल रहा हो और उसकी पेमेंट जो है फुल आ गई हो, शर्त ये है, तो वो दूसरे बैच में भी अगर वो फ्री है तो दूसरे बैच में भी वो लॉग इन कर सकता है, यानी इसी जूम आईडी के ऊपर, और क्लास को नोट्स दोबारा से कर सकता है। अब ऐसा ना हो कि भाई हमारा जो एक पार्ट तो सिलेबस तो टोटल पार्ट ये है, उसने आधी पेमेंट जमा की, एक बैच में वो यहाँ से कवर कर रहा है, दूसरे में यहाँ से कवर कर रहा है, और आधी पेमेंट दी है और उसका पूरा कोर्स हो गया, ऐसा ना हो। ठीक है जी, ये वो बातें हैं जो कि प्रैक्टिकल देखी जाती हैं। और जब आप लॉग इन करेंगे तो अपने नाम से लॉग इन करें, ताकि पता रहे कि भाई कौन बंदा या बंदी बैठी हुई है। ठीक है जी, ठीक है सर। क्लियर है जी। बाकी बातें आमिर सर से पता कर लीजिए, पेमेंट के मोड क्या है क्या नहीं है। कल मैं क्लास तभी लूंगा जब पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि पेमेंट आज के डेट में इतना बड़ा इशू नहीं है कि साहब बैंक जाएंगे और निकलवाएंगे। पहले होता था, आज से 8-10 साल पहले। अब सिर्फ आपने एक क्लिक करना है और पेमेंट ट्रांसफर हो जानी है। ठीक है, ठीक है तो जी, सर ये अगली क्लास कल होगी हमारी? अगली क्लास जी कल ही होगी, कंटिन्यूशन में ही रहेगा। ठीक है जी। ईद जिस दिन होगी उस दिन की छुट्टी रहेगी बस। अब ईद हो सकता है कि फ्राइडे की है हो तो फिर छुट्टी नहीं है, अदरवाइज तो कल क्लास है, फिर थर्सडे की छुट्टी रहेगी। मंडे टू थर्सडे आपके पास क्लासेस होंगी। ठीक है जी। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी पेमेंट जमा कर दें आमिर सर को, अदरवाइज ठीक है। कल क्लास नहीं होगी। ठीक है जी। ठीक है दूसरे सर। बैच के जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो 2 मिनट के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लें, मैं सेशन को बंद कर रहा श्योर हूँ। सर, श्योर। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक